हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज राजश्री। मैं आपको पढ़ा रही हूँ आधुनिक भारत का इतिहास पेपर फर्स्ट। ये आपका चलता है बीए थर्ड ईयर में। इससे पहले हम काफ़ी टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि आंग्ल सिख युद्ध और पंजाब का विलय, किसमें? ब्रिटिश भारत में। इसके पहले मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि किस प्रकार मुग़ल सल्तनत का पतन होने लगा धीरे धीरे, और क्षेत्रीय जो राज्य थे उनका धीरे धीरे उत्थान होने लगा। क्षेत्रीय शक्तियाँ जहाँ बलशाली थी उन्होंने अपने साम्राज्य बनाए, जैसे मराठा अपना साम्राज्य बनाया, सिखों ने बनाया, अवध में बनाया। तो रणजीत सिंह के नेतृत्व में सिखों का उत्थान हुआ और सिखों ने अपना एक अलग सिख राज्य स्थापित किया। ये भारत के उत्तरी पश्चिमी भारत क्षेत्र में था। लेकिन रणजीत सिंह की मृत्यु के तुरंत बाद जो आने वाले 8-10 सालों में ही जो सिख राज्य था उसका पतन हो गया, और किसमें विलय हो गया? पंजाब का विलय किसमें हो गया? ब्रिटिश भारत में। बक्सर प्लासी के युद्ध के बाद ही अंग्रेजों की जो नीति चल रही थी वो धीरे धीरे राज्यों को हड़पने की चल रही थी। ठीक है, जो अंग्रेज चाहते थे वो उससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि पहले ये व्यापारी कंपनी के रूप में आई थी, लेकिन धीरे धीरे इसने प्रशासन में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। और प्लासी और बक्सर में इन्होंने जो बिहार, बंगाल, उड़ीसा को हस्तगत किया, और उसके बाद कमज़ोर होती सत्ता का इन्होंने फ़ायदा उठाया और धीरे धीरे करके अलग अलग राज्यों को इन्होंने क्या किया? इन्होंने विभिन्न प्रकार की नीतियों से उनको भारत में अपने राज्य में हड़पना शुरू कर दिया। इसी की कड़ी में एक था पंजाब का विलय। तो जो पंजाब राज्य था उसमें रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद राजा खड़क सिंह बना। ठीक है, और खड़क सिंह की तुरंत ही मृत्यु हो गई, और खड़क सिंह की मृत्यु के उसी दिन उनके बेटे नौनिहाल सिंह की मृत्यु हो गई। तो हम देखते हैं कि जो पंजाब की जो राजनीतिक स्थिति थी वो उस समय अराजकता वाली हो गई। ठीक है, जो सैनिक थे उन सैनिकों में अपने अपने अलग दल बन गए। ठीक है, कुछ सैनिक अलग गुटबाजी करने लगे, कुछ सैनिक अलग गुटबाजी करने लगे, और ये सैनिकों का जो नेतृत्व था ये शासक बनाने वाले नेता बन गया। हर दल अपने जो पसंदीदा व्यक्ति को या ऐसे व्यक्ति को जो उनका कहा माने या जो उनके कार्यों को लाभान्वित करे, उनको उन्हीं को वो शासक बनाना चाहते थे। तो पंजाब में जो स्थिति थी वो बहुत अराजकतापूर्ण हो गई थी। और जो महत्वपूर्ण जो बात है वो है अयोग्य शासक, क्योंकि हम देखते हैं कि जो भी राजतंत्र होता है उसमें अगर शासक योग्य है तभी वो शासन कर पाता है, लेकिन जैसे ही शासक योग्य नहीं होता वैसे ही दरबार में गुटबंदियाँ चालू हो जाती हैं। इसके अलावा जो राज्य में विद्रोह की भावना फैलने लग जाती है। तो यही जो काम था वही रणजीत सिंह के अयोग्य उत्तराधिकारियों के काल में हुआ। और अगला है आपका ब्रिटिश सरकार की साम्राज्यवादी नीति, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ब्रिटिश सरकार, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, उस समय ब्रिटिश सरकार का महत्वपूर्ण लक्ष्य ये था कि अपने राज्य का अधिक से अधिक मात्रा में विस्तार किया जाए। इसलिए जो ब्रिटिश सरकार की जो साम्राज्यवादी नीति थी उसके आगे पंजाब ने अपने घुटने टेक दिए। तो इन्हीं सब बिंदुओं में हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। जैसे हम देखते हैं कि जो रणजीत सिंह के नेतृत्व में जो फिरोज शाह सिखों का जो उत्थान था वो एक तारे के समान था। ठीक है, जो आकाश में एक बार चमककर छिप जाता है। उसकी मृत्यु के अवसर पर सिख शक्ति अपनी चरम सीमा पर थी, क्योंकि उसने सतलज के पार जो बहुत सारे प्रदेश थे उस पर उन्हें रणजीत सिंह ने क्या की थी? विजय प्राप्त कर ली थी। किंतु 10 वर्ष बाद ही सिख राज्य छिन्न भिन्न हो गया। उसकी मृत्यु होते ही सिखों में अशांति फैल गई और आंतरिक झगड़े खड़े हो गए। इससे अंग्रेजों को क्या मिल गया? अंग्रेजों को इसमें हस्तक्षेप करने का मौका मिल गया। रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात उसका अयोग्य पुत्र खड़क सिंह महाराज बना, लेकिन एक थोड़े दिनों बाद ही उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई, और उसी दिन उसके पुत्र नौनिहाल सिंह की भी मृत्यु हो गई। नौनिहाल सिंह की पत्नी चांद कौर ने गद्दी पर होने वाले बच्चे का अधिकार मांगा। ठीक है, जब नौनिहाल सिंह की मृत्यु हुई थी तो उस समय उसकी पत्नी क्या थी? प्रेग्नेंट थी। तो वो चाहती थी, जो उसकी जो दादी थी वो चाहती थी कि भाई इसका जो बच्चा हो जाएगा तो उसकी मैं अल्पवयस्क शासक की क्या बन जाऊंगी? एक राजनीतिक उत्तराधिकारी बन के वो शासन करना चाहती थी।
और इसीलिए सिंगलवालिया सरदारों का उसने समर्थन प्राप्त किया। उसका विरोध रणजीत सिंह के एक अन्य पुत्र शेर सिंह ने किया। दोनों पक्षों ने अंग्रेजों से सहायता मांगी और अंत में काफी विवाद के बाद सिख सेना की सहायता से शेर सिंह महाराज बन गया। चांद कौर को एक जागीर दे दी गई, लेकिन चांद कौर के समर्थक थे जो सिंगनवाले सरदार थे, वो शरण के लिए अंग्रेजों के पास भाग गए। शेर सिंह का 2 वर्ष का शासन दुर्बलता और विलासितापूर्ण रहा, पर अंत में 1843 में सिंगनवालिया सरदारों ने अंग्रेजों की मदद से शेर सिंह का कत्ल कर दिया। शेर सिंह के बालक दलीप सिंह को शेर सिंह की पत्नी जिंदल कौर उर्फ रानी जिंदन ने सिख सेना की मदद से गद्दी पर बैठा दिया गया, परंतु दलीप सिंह बहुत छोटा था और रानी ने शासक की योग्यता नहीं थी, इसलिए पंजाब में आंतरिक कलह, फूट, हत्याएं, अव्यवस्था फैल गई और ऐसी स्थिति में सिख सेना का प्रभुत्व बढ़ता गया। जो दलीप सिंह ने जो सत्ता स्थापित की थी, लेकिन इससे सेना की शक्ति बहुत अधिक मात्रा में क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। सेना ने स्वयं अपनी एक पंचायत खालसा बना ली और उसी के द्वारा अपने निर्णय लेने प्रारंभ कर दिए। ये स्पष्ट हो गया कि राज्य की वास्तविक सत्ता महाराजा में नहीं बल्कि सेना की खालसा पंचायत में थी। रानी जिंदन एवं दरबार के अन्य सरदार इसे पसंद नहीं कर सके। ये विश्वास किया जाता है कि सेना की शक्ति को समाप्त करने के लिए स्वयं रानी ने लाल सिंह, तेज सिंह और गुलाब सिंह जैसे राज्य के बड़े सरदारों ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध के लिए उकसाया। अंग्रेज भी युद्ध के लिए उत्सुक थे क्योंकि वे अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे, किंतु उन्हें कोई बहाना नहीं मिल रहा था। अंत में मेजर ब्रॉडफुट ने तेज सिंह व गुलाब सिंह की मदद से युद्ध का बहाना ढूंढ लिया। उसने सतलज नदी के किनारे अंग्रेज सेना को इकट्ठा करना शुरू किया, जिससे भयभीत होकर अपने राज्य को बचाने के लिए सिख सेना सतलज के किनारे आ गई। किंतु फिर भी सिख सेना ने घोषणा की कि वह सतलज तभी पार करेंगे जब अंग्रेज सेना आगे बढ़ेगी। अंग्रेज आगे बढ़ने लगे और 13 दिसंबर 1845 को खालसा सेना ने सतलज नदी को पार किया और उस भूमि पर अधिकार कर लिया जो सिख राज्य में थी। अर्थात लॉर्ड हैस्टिंग्स ने युद्ध की घोषणा कर दी और प्रथम आंग्ल पंजाब युद्ध शुरू हो गया। यह हुआ 13 दिसंबर 1845 को। ठीक है, इस युद्ध में 4-5 जगह दोनों सेनाओं में मुठभेड़ हुई। दोनों सेनाएं किसकी? ब्रिटिश सेना और सिखों की सेना। आपके मुदकी स्थान पर, फिरोज शाह स्थान पर, मद्दोवाल स्थान पर और आलीवाल स्थान पर ये सभी पराजय निर्णायक नहीं थी। अंत में 10 फरवरी 1846 की जो लड़ाई थी वो निर्णायक सिद्ध हुई और इसमें किसकी पराजय हुई? सिखों की पराजय हुई। और 20 फरवरी 1846 को अंग्रेजों ने क्या किया? लाहौर पे कब्जा कर लिया। उसके बाद 9 मार्च 1846 को अंग्रेज और जो ब्रिटिश जो गवर्नर थे अंग्रेज के अधीन और महाराजा दलीप सिंह, उनके दोनों के बीच में एक संधि हुई। उस संधि को लाहौर की संधि कहा जाता है। इस संधि की जो शर्तें थी उसके अनुसार महाराजा दलीप सिंह ने सतलज के दक्षिण के सारे प्रदेशों पर से अपना अधिकार त्याग दिया। दूसरी जो प्रमुख शर्त थी वो थी युद्ध क्षति के रूप में अंग्रेजों ने 1.5 करोड़ रुपए की मांग की, जिसको महाराज नहीं दे सकते थे। इस कारण अंग्रेजों ने कश्मीर और हजारा के सूबे महाराजा से छीन लिए। 1 करोड़ रुपए में कश्मीर गुलाब सिंह को बेच दिया गया और 50 लाख रुपए को शीघ्र चुकाने का वादा किया गया। तीसरी जो महत्वपूर्ण शर्त थी वो थी दलीप सिंह की सेना की संख्या 12,000 घुड़सवार और 25,000 पैदल सेना निश्चित कर दी गई। चौथी जो शर्त थी वो थी सिखों द्वारा युद्ध में प्रयुक्त की गई सभी तोपें अंग्रेजों को दे दी गई। पांचवा था अंग्रेज सैनिकों की पंजाब की सीमाओं में से गुजरने की आज्ञा दे दी गई। छठा जो था दलीप सिंह को सिखों का राजा, रानी जिंदन को उसका संरक्षक और लाल सिंह को मुख्यमंत्री स्वीकार किया गया। और अंतिम महत्वपूर्ण शर्त थी कि अंग्रेजों ने सिख राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का आश्वासन दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि संधि की शर्तों से ये स्पष्ट हो जाता है कि प्रथम आंग्ल सिख युग के पश्चात ही सिखों की शक्ति अत्यधिक दुर्बल कर दी गई।
सिख राज्य को सीमित करके, सेना की संख्या सीमित करके, लद्दाख सिख सरदारों को बड़े पद देकर सिखों को अंग्रेजों के विरुद्ध योग्य नहीं छोड़ा गया था। दिसंबर 1846 में अंग्रेजों ने सिखों के साथ एक संधि और की, उसको बोलते हैं भैरोवाल की संधि, जिसके द्वारा शासन की देखभाल करने के लिए एक अंग्रेज रेजिडेंट की देखभाल में 8 सरदारों की एक संरक्षक परिषद स्थापित की गई। इस प्रकार रानी जिंदन की संरक्षकता समाप्त हो गई, क्योंकि आपको पता है कि राजा दिलीप तो बहुत छोटा था, तो पहले तो रानी जिंदन उसकी क्या थी, संरक्षिका थी, लेकिन अब उसका संरक्षक कौन हो गया, अंग्रेज रेजिडेंट। सिख दरबार ने अपने यहाँ एक स्थायी अंग्रेज सेना रखना और उसके व्यय के लिए 20 लाख रुपए प्रतिवर्ष देना स्वीकार कर लिया। इस नवीन संधि से पंजाब का शासन एक प्रकार से अंग्रेज रेजिडेंट के अधिकार में चला गया, क्योंकि संरक्षक परिषद के सदस्य अंग्रेजों के हाथों की क्या पाते, कठपुतली थे। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि प्रथम सिख युद्ध ही पंजाब के भाग्य का निर्णय कर चुका था। यद्यपि लॉर्ड हार्डिंग्स ने राजनीतिक कठिनाइयों के कारण पंजाब को अंग्रेजी शासन में विलय नहीं किया, परंतु ये कार्य द्वितीय युद्ध के समय हो गया। जब हम द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की बात करते हैं, जो 1848-1849 में हुआ, तो हम देखते हैं कि इसके भी अनेक कारण थे। इसको हम निम्न पॉइंट में देख सकते हैं, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। एक था पहला, साम्राज्यवादी नीति के समर्थक लॉर्ड डलहौजी का गवर्नर जनरल बनकर आना। दूसरा था मूल राज का विद्रोह। तीसरा, ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या। और इन सब कारणों से द्वितीय क्या हुआ, आंग्ल सिख युद्ध हुआ। अब पहले जो युद्ध में पूरी तरह जो जो सिख राज्य था वो बिल्कुल अंग्रेजों के अधीन आ चुका था। अंग्रेज रेजिडेंट वहाँ शासन कर रहा था। दिलीप सिंह बहुत छोटा था और जो रेजिडेंट के अनुसार ही सारे कार्य हो रहे थे, लेकिन अब उनको उस राज्य को नाम मात्र के लिए भी किसके अधीन नहीं रखना था, सिखों के अधीन नहीं रखना था। सिखों को ये विश्वास था कि उनको प्रथम युद्ध में पराजय का कारण उनके सरदारों की गद्दारी थी। इस कारण उन्हें भरोसा था कि एक बार फिर युद्ध होने पर वे अंग्रेजों को अवश्य परास्त कर देंगे, क्योंकि आंतरिक शासन में अंग्रेज रेजिडेंट जो धीरे धीरे हस्तक्षेप कर रहा था वो सिख पसंद नहीं करते थे। यद्यपि लाहौर की संधि में मैंने आपको बताया कि अंग्रेज अधिकारियों ने कहा था कि वो आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर रहे थे, लेकिन एक ओली कहने की बात थी, पूरा शासन किसके हाथ में था, अंग्रेजों के हाथ में था। रानी जिंदन का अंग्रेजों ने अपमान किया, उससे भी सिख असंतुष्ट थे। इस प्रकार सिखों में अंग्रेजों के प्रति तीव्र असंतोष था। दूसरी ओर जो डलहौजी था वो साम्राज्य विस्तार की नीति का पूर्ण समर्थक था, अतः वह पंजाब को अंग्रेजी राज्य में विलय करने का मौका तलाश करने लगा, जो उसे मिल भी गया। उसमें था कि मुल्तान के सूबेदार सावंतमल की 1844 में मृत्यु हो गई, अतः उसका पुत्र मूलराज मुल्तान का क्या बना, सूबेदार बना। उससे उत्तराधिकार के रूप में अंग्रेजों ने 30 लाख रुपए मांगे, जिसे चुकाने के लिए वह तैयार नहीं था। कौन, मूलराज। अतः यह निर्णय लिया गया कि मूलराज से जंग का जिला ले लिया जाए, किंतु वह इसके लिए भी तैयार नहीं हुआ और उसने सूबेदारी से त्यागपत्र दे दिया। अंग्रेज रेजिडेंट क्यूरी ने उसका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया और सरदार खान सिंह मान को मुल्तान का नया सूबेदार बनाकर 2 अंग्रेज अफसरों के साथ मुल्तान भेज दिया गया। अप्रैल 1848 में मूलराज ने मुल्तान खाली कर दिया, किंतु उसी दिन उन दोनों अंग्रेज अफसरों की हत्या कर दी गई। ये संदेह किया गया कि इन हत्याओं में मूलराज का हाथ था। इस प्रकार विद्रोह का आरंभ हुआ। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को शीघ्र दबाने का कोई प्रयत्न नहीं किया, क्योंकि वो चाहते थे कि ये विद्रोह पूरे पंजाब राज्य में फैल जाए और इस विद्रोह को दबाने का बहाना लेकर वो लोग सिख दरबार को क्या करें, आरोपी घोषित करें और पूरे सिख राज्य पर क्या कर लें, हस्तगत कर लें। परंतु इसलिए उन्होंने क्या किया, इसलिए उन्होंने उस विद्रोह को पंजाब के बहुत सारे भागों में फैलने दिया। जब तक राजा शेर सिंह सिख दरबार की ओर से मुल्तान के विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया, तब तक विद्रोह पेशावर और पंजाब के उत्तरी पश्चिमी भागों में फैल चुका था, किंतु फिर भी अंग्रेजों के विरुद्ध किसी संगठित विद्रोह की भावना पंजाब में नहीं थी। डलहौजी ने विद्रोह को फैलने का अवसर दिया तथा अपने विश्वसनीय कुछ व्यक्तियों के अलावा किसी भी व्यक्ति को अपने उद्देश्यों की भनक नहीं लगने दी।
यहाँ तक कि अंग्रेज सेनापति लॉर्ड गफ जब पंजाब पहुंचा तो उसे ये ज्ञात नहीं था कि यह लाहौर दरबार के विरुद्ध था या उसके पक्ष में युद्ध करने के लिए भेजा गया है। लाहौर पहुंचने पर ही उसे ये बात ज्ञात हुई। 22 नवंबर 1848 को रामनगर में युद्ध हुआ, किंतु उसमें कोई निर्णय नहीं लिया। हम देखते हैं कि इसमें बहुत सारे स्थानों पर लड़ाइयाँ लड़ी। पहला रामनगर, दूसरा मुल्तान और चिलियावाला। जो चिलियावाला युद्ध था 13 नवंबर 1849 को हुआ, किंतु इसका निर्णय भी नहीं लिख सका। जो अंतिम युद्ध था वो चिनाब नदी के किनारे गुजरात नामक स्थान पर हुआ, जिसमें सिख बुरी तरह क्या हो गए, पराजित हुए। और 29 मार्च 1849 को डलहौजी ने अपने उत्तरदायित्व पर पंजाब को अंग्रेज राज्य में सम्मिलित कर लिया। इसके लिए उसने डायरेक्टरों से आज्ञा मांग ली। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो प्रथम सिख युद्ध था और जो द्वितीय सिख युद्ध था, ये दोनों जो निर्णायक लड़ाइयाँ लड़ी गई, इसमें छोटे छोटे झड़पें भी हुई, लेकिन जो अंत में निर्णायक लड़ाई हुई उसमें क्या हुआ, पंजाब का विलय कर लिया गया। तो हम देखते हैं कि जैसे रणजीत सिंह ने जिस प्रकार सिखों का उत्थान किया था, उनकी मृत्यु के बाद ही वो सिख राज्य वो क्या हो गया, वो धाराशाही हो गया और वो राज्य अंग्रेजों के अधीन चला गया। क्योंकि उस समय एक तो योग्य उत्तराधिकारी नहीं था जो अंग्रेजों की कूटनीति को समझ सके, और दूसरा था अंग्रेजों की जो नीति थी उस समय परिवर्तन आ रहा था और धीरे धीरे उनकी नीति अब साम्राज्यवादी होती जा रही थी। और उसमें जो लॉर्ड डलहौजी था वो तो आपको पता है वैसे ही साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल था, इसलिए उसने पंजाब का तुरंत विलय कर लिया। एग्ज़ाम की दृष्टि से ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। आपका ये क्वेश्चन आ सकता है कि पंजाब का राज्य का विलय किस प्रकार हुआ, ये समझाइए। या प्रथम सिंगल भी पूछे जा सकते हैं कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बारे में चर्चा कीजिए, या द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बारे में चर्चा कीजिए, या अंग्रेजों की नीति किस प्रकार सिखों को मिलाने में योग्य रही। तो ये सब चीज़ें इस टॉपिक में आएगी। इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है। ओके, थैंक यू।